अगर आप अपने नॉर्मल बीएमआई में हैं तो इजीली आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, ठीक है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं। जितना वेट ज़्यादा होता जाता है उतनी कॉम्प्लिकेशंस और उतनी ही डिफ़िकल्ट होती है टू गेट प्रेग्नेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राबिया नौशीन हूँ। आप सबको पता है मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और लास्ट 13 ईयर्स से मैं इस शोबे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इस वक्त मैं पिंक परफेक्ट क्लिनिक पे हूँ और आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है डिस्कशन के लिए वो है ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी। यानी कि अगर हम आम ज़ुबान में बोलें तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है एक रिक्वायर्ड आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसमें अगर हमल है तो उसको उसके साथ किस तरह से कम्बैट किया जा सकता है और कैसे उस प्रेगनेंसी को लेकर चला जा सकता है। जी, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि ओवरवेट या ओबेसिटी किसको बोलते हैं। ओबेसिटी, ओवरवेट या नॉर्मल वेट किसी को लेबल करना हो तो वो हमेशा अकॉर्डिंग टू हाइट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हाइट अगर 5'4" है और इसके ऊपर अगर मेरा वेट 70 kg 75 kg है तो इट्स मोर अकॉर्डिंग टू माई हाइट। और इसी तरह अगर एक इंसान बहुत टॉल है, उसका 5'8" हाइट है, एक खातून की 5'9" है, उसके लिए 65 to 70 kg एक नॉर्मल वेट रेंज में फॉल करेगा। तो हम जब भी कैलकुलेशंस करते हैं तो वो होता है वेट इन किलोग्राम्स हम लेते हैं और उसको हम जो हाइट है वो उसको हम मीटर्स में लेते हैं, मीटर का स्क्वायर लेके। तो इसी तरह ये आप सब ख़वातीन भी अपने घर में अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकती हैं, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है कि अपने वेट को केजीज में रखें और उसको डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर के साथ। पहले मीटर्स में हाइट रहें और उसका स्क्वायर लेके उसके साथ डिवाइड करें किलोग्राम्स को, तो आपका बीएमआई निकल जाएगा। उसकी जो भी वैल्यू निकलती है तो वो एक नॉर्मल बीएमआई वो 19.5 से 24.9 तक होता है। यानी कि अगर उसकी वैल्यू 25 से ज़्यादा आ जाती है तो वो फिर हम ओवरवेट की उसकी कैटेगरी में फॉल करेगा। और अगर किसी का बीएमआई 30 से ज़्यादा आ रहा है ये कैलकुलेशन करने के बाद तो वो ओबेसिटी में फॉल कर रहा है। ओबेसिटी क्लास 1, 2 और 3 वो फिर आगे और बातें आ जाती हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इफ़ यू आर ओवरवेट और यू आर ओबीस और आपका हमल हो गया है, आप प्रेगनेंसी में, तो इस पे क्या असरात हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों टर्म्स में बात कर लेंगे, मदर के हवाले से भी और फिर बेबी के हवाले से भी। मदर की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। इफ़ यू आर ओवरवेट और इफ़ यू आर ओबीस, तो सबसे पहले तो जितने मेडिकल डिसऑर्डर्स जो प्रेगनेंसी में होने के चांसेस हैं उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। और हाई ब्लड प्रेशर के साथ फिर जब यूरिन में प्रोटीन आ जाना जिसको हम प्री एक्लैम्प्शिया बोलते हैं उसका भी चांस ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि प्रेगनेंसी में शुगर का होना, उसके चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड नंबर पे मैं कोट करूँगी थ्रोम्बोसिस को, यानी कि टांगों में खून का जमना। खून के जमने की सलाहियत वैसे ही प्रेगनेंसी में ज़्यादा हुई होती है, लेकिन इस कंडीशन में इफ़ यू आर ओवरवेट तो ये उसकी एबिलिटी है वो और कई गुना ज़्यादा हो जाती है और यू आर एट इंक्रीज रिस्क कि आपकी टांगों में खून भी जम सकता है। और उसके लिए फिर डिफरेंट प्रिकॉशंस हैं जो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगी कि उसको किस तरह से रोका जा सकता है। नेक्स्ट, ये तो सब प्रेगनेंसी की बातें होंगी। जब तक आप अपनी टर्म कंप्लीट करती हैं और आप पहुंचती हैं लेबर के टाइम तक, तो फिर ये चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको खुद से नेचुरल पेन्स ना लगें। ठीक है, उसमें इंडक्शन ऑफ लेबर जिसको हम आर्टिफिशियल पेन्स कहते हैं उनका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और आपको पता है कि जब हम आर्टिफिशियल पेन्स लगाते हैं तो उसमें वैसे सिजेरियन सेक्शन का भी रिस्क ज़्यादा हो जाता है। क्यों? और प्रोग्रेस ऑफ लेबर भी, जो ख़वातीन ओवरवेट हैं या ओबीस हैं उनमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर भी स्लो हो सकती है एज़ कम्पेयर टू दोज जिनका वेट अपनी नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, और फिर सिजेरियन सेक्शन अगर हो गया और उसके बाद की अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक
ज़ख्म ख़राब हो सकता है और चलने फिरने में दुश्वारी हो सकती है, और जो प्रेगनेंसी के बाद आपकी खून जमने की सलाहियत है वो भी ज़्यादा हो जाती है। थ्रोम्बोसिस के चांसेस प्रेगनेंसी के सिज़ेरियन सेक्शन के बाद भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ओवरवेट या ओबीज़ ख़वातीन हैं उनके जो बच्चा है उनके पेट में, उसके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। सबसे पहले हम मिसकैरेजेस की बात करते हैं। अगर एक नॉर्मल वज़न की खातून है और उसका बीएमआई नॉर्मल है, तो उनको 20% मिसकैरेज के चांसेस होते हैं वैसे, ठीक है। तो जो एक ओवरवेट या ओबेसिटी क्लास 1 टू 3 में आ जाती हैं, तो ये 25% चांसेस हो सकते हैं, यानी कि हर 4 में से एक बच्चे का ज़ाया होने का इम्कान हो जाता है। और नेक्स्ट उसके बाद बेबी में और क्या हो सकता है कि वो प्री मेच्योरली उसकी बर्थ हो सकती है, यानी कि यू कैन हैव प्री टर्म लेबर, तो उसको प्री मेच्योरली डिलीवर होने के चांसेस हैं। और उसके बाद फिर आपको पता है कि नर्सरी में रखना और उसको फिर सांस की दुश्वारी हो सकती है, और ये सारी बातें आ जाती हैं। इसके अलावा जब आपका हमल स्टार्ट हुआ है और वो एक बड़ा क्रूशल पीरियड होता है जिसके अंदर ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, स्पाइन डेवलपमेंट हो रही है, और इसके जो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोलते हैं, उनका चांस डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। लाइक अगर एक नॉर्मल बीएमआई की खातून है उसके अंदर जितने चांसेस हैं, आपको उसके हिसाब से तकरीबन डबल चांसेस हैं ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के। और उसको भी हम कम्बैट किस तरह करेंगे उसकी आगे चल के बात करती हूँ कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। जी, तो अब हम बात करेंगे कि हम जो ये सब मैंने रिस्क बताए थे कि मदर को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बेबी को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि हाँ, इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अपनी तरफ से हम ऐसी क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिसकी वजह से इनके चांसेस कम हो जाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्दी डाइट की। हेल्दी डाइट मीन्स हेल्दी ईटिंग। यू हैव टू ईट हेल्दी मीन्स कि ऐसी चीज़ें लें जिससे वेट गेन नहीं होता, मीन्स के ऑयली चीज़ें आपको कम खानी चाहिए, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट डाइटिंग, तो मैं बिल्कुल डाइट की बात नहीं कर रही हूँ। डाइट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी। आप मेरी बात करने का मकसद हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि मैं डाइटिंग की बात कर रही हूँ कि आप डाइटिंग स्टार्ट करें, वो डाइटिंग रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आप हेल्दी ईटिंग करेंगे, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इन चीज़ों के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, फैट्स को आपने कट ऑफ किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपका वेट गेन ना हो प्रेगनेंसी में, या आप थोड़े से किलो वज़न कम भी कर सकें इसकी हेल्प से। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप डाइटिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा या आप लूज़ कर रही हैं वेट, तो वो भी एक हेल्दी अचीवमेंट है आपके लिए प्रेगनेंसी में, और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपके बेबी को भी उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। वो अपना उसका हिस्सा है वो ले रहा है, और वो हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। बस उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है बेबी की, कि वो देखते रहें कि उसका ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। Now comes the second point after healthy eating, it is exercise। कि एक्सरसाइज वैसे तो ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी भी रिकमेंडेड है, और अगर आपको आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की एंड यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज, तो आप 15 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट करें, और आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा पहले स्टार्ट करें, और जब आप उसके यूज़ टू हो जाएं तो आप उसको आधे घंटे तक वॉक को लेके जा सकते हैं, और वो फिर आप डेली बेसिस पे कर सकती हैं। ये एक हेल्दी अचीवमेंट है। अगर आप इसको करती हैं तो यू कैन ओवरकम एक्सेसिव वेट गेन इन प्रेगनेंसी, के मज़ीद आपका वेट गेन ना हो, और बल्कि आपकी कैलोरीज अच्छी यूटिलाइज हो जाएंगी जो भी आप खा रहे हैं प्रेगनेंसी में। फिर मैंने बात की थी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की, कि उसका चांस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो जो ओवरवेट या ओबीस ख़वातीन हैं उनके अंदर फॉलिक एसिड की डोज, फॉलिक एसिड आपको सबको पता है कि बहुत ज़रूरी है अर्ली प्रेगनेंसी में लेना, क्योंकि बच्चे की उस टाइम पे डेवलपमेंट हो रही होती है, अज़ाब बन रहे होते हैं, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो उस टाइम पे फॉलिक एसिड का लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम इन ख़वातीन में जिनका 30 से ऊपर बीएमआई है उनका रिकमेंड करते हैं कि वो हाई डोज फॉलिक एसिड लें। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ये मशवरा कर सकती हैं कि आपको कितनी डोज लेनी चाहिए इफ़ यू आर ओवरवेट। अब हम प्रेगनेंसी के एंड ट्राइमेस्टर में और लेबर पे आते हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई तो आपका लेबर का टाइम नज़दीक आ रहा है, यू हैव कंप्लीटेड 37 वीक्स,
और इसके बाद कभी भी पेन स्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन इन ख़वातीन में, जैसे मैंने पहले भी कोट किया है, कि चांसेस कम हो जाते हैं कि नेचुरली पेन स्टार्ट्स हों, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बिल्कुल ही हर किसी को ही ऐसा होगा, बट द चांसेस आर इंक्रीज्ड कि जो ऐसी ख़वातीन हैं उनको आर्टिफिशियल पेन्स लगाने की नौयत ज़्यादा होती है, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको आर्टिफिशियल पेन्स लगाई जाएँ। और उसके बाद जब हम आ जाते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर जिसको बोलते हैं, यही है आर्टिफिशियल पेन्स। और जब हम ये करते हैं तो फिर सिजेरियन सेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, और फिर सिजेरियन सेक्शन के बाद एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस या फिर ज़ख़म का ख़राब हो जाना, क्योंकि वहाँ पे बेली फ़ैट है और जब वो स्किन एक दूसरे के साथ टच करती है तो वहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती और वहाँ पे स्वेटिंग होती है उस एरिया में, तो वहाँ पे बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं जिसकी वजह से वुंड इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको लेबर या बर्थ में बेयर करनी पड़ सकती हैं। जी, अब हम बात करते हैं कि अभी आप डिलीवरी कर चुकी हैं बेबी की, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी थी या फिर सिज़ेरियन सेक्शन हुआ। अब आप किस तरह से क्या चीज़ें हैं जिसको आपको टेक केयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि अपनी फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छी रखेंगी। जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं या आप घर चली गई हैं, क्योंकि फ़र्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, आपको अपनी टांगें हिलानी जुलानी चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मूव करनी चाहिए टांगें, ताकि उसकी जो खून जमने की सलाहियत है वो क्योंकि ज़्यादा हुई होती है, तो आप जब मूवमेंट्स करती रहेंगी लेग्स की तो ये चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका BMI 40 से भी ज़्यादा है तो शायद आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करें खून पतला करने की इंजेक्शन, जिसको हम हेपरिन बोलते हैं, फॉर 10 डेज़ और सो। वो आपकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि 10 डेज़ के लिए डालती हैं, या अगर आप वैसे ही प्रेगनेंसी में ले रही थी तो हो सकता है कि वो आपको 6 वीक्स के लिए डालना पड़े वो इंजेक्शन। तो वो ज़रूरी है, वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बेहतर गाइड कर देंगी कि आपको ज़रूरत है या नहीं। और वो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं आप इफ़ योर BMI इज़ आउट ऑफ 40, मतलब 40 से अगर अबव है तो फिर वो ओबेसिटी क्लास 3 में आ जाता है और उसमें हम फिर हेपरिन देते हैं। जी, तो हम जैसा कि बात कर रहे हैं आफ्टर बर्थ की, कि अब डिलीवरी हो चुकी है और अब क्या-क्या प्रिकॉशंस हैं, 2-3 तो मैंने बता दी हैं। उसके अलावा हम ब्लड प्रेशर आपका मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि इसमें चांस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। इफ़ यू हैव डेवलप्ड हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तो उसके बाद भी इसकी मॉनिटरिंग जारी रहेगी। इसके अलावा कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं जो कि पहननी है लेग्स में, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस नहीं होता, खून जमता नहीं है टांगों में, तो वो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड कर सकती हैं आफ्टर बर्थ। बाकी मैंने एक्सरसाइज का तो बता दिया कि अपनी टांगें हिलाते जुलाते रहें, फ्लूइड ज़्यादा लें। जब आपकी हाइड्रेशन अच्छी होती है तो भी थ्रोम्बोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी आफ्टर बर्थ इफ़ यू आर प्लानिंग टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी, तो ऐसा कोई वो नहीं है कॉन्ट्राइंडिकेशन कि आप ब्रेस्ट फीड बेबी को नहीं करा सकती। आप बिल्कुल उसी तरह ही जैसे बाकी ख़वातीन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो आप अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती हैं। अब हम इस पे बात करते हैं कि आपका वज़न ज़्यादा था और आपका हमल हो गया। अब आप इस हमल से फ्री हो गई हैं, अब 1 साल हो चुका है या 2 साल हो चुके हैं, या आप नेक्स्ट बेबी प्लान कर रही हैं, तो आपको कब नेक्स्ट बेबी प्लान करना चाहिए। पहली वाली प्रेगनेंसी तो चलें, अगर आपको नहीं पता था आपका उसके अंदर हो गया प्रेगनेंसी, तो कोई बात नहीं, बट द रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले, अब क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेशंस का भी पता चल चुका है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके बेबी को क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर बर्थ, तो आप इसको सबसे पहले अपना वेट नॉर्मल रेंज में लेकर आएँ। इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपनी एक्स्ट्रा किलोज़ जो हैं उनको रिमूव करें थ्रू हेल्दी डाइटिंग, through exercise, through physical activity, and you can take help of your gynecologist as well, कि वो आपको कुछ ऐसी हेल्दी ईटिंग बताएं, हेल्दी एक्टिविटीज़ बताएं जिसकी वजह से आपके लिए हेल्पफुल हो सके, जो कि आप अपने एक्स्ट्रा किलोज़ लूज़ कर सकें, और ताकि आपकी जो आने वाली प्रेगनेंसी है नेक्स्ट, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके और उसके अंदर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी ले सकें। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हेल्थ वाई की वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करके मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।